हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्याय में हमने यशपाल जी द्वारा रचित करवा का व्रत कहानी के भाषा पक्ष को जाना था। उससे पहले के अध्यायों में हम इस कहानी की तात्विक समीक्षा, साथ ही साथ इस कहानी में निहित मूल समस्या पर चर्चा कर चुके हैं। आज के अध्याय में हम इसी कहानी के 2 गद्यांशों की प्रसंग सहित व्याख्या पर चर्चा करेंगे। पहला आज का मेरा प्रसंग, अपनी मर्जी रखना, समझे। औरत और बिल्ली की जात एक। पहले दिन के व्यवहार का असर उस पर सदा रहता है। तभी तो कहते हैं कि गुरबा बर रोजे अव्वल कुश्तन, यानी कि बिल्ली के आते ही पहले दिन हाथ लगा दो तो वो फिर रास्ता नहीं पकड़ती। तुम कहते हो पढ़ी लिखी है तो तुम्हें और भी चौकस रहना चाहिए। पढ़ी लिखी यों भी मिजाज दिखाती हैं। दोस्तों, ये जो कहानी हमने ये करवा का व्रत कहानी है, इसमें यशपाल जी ने पत्नी के संबंधों पर चर्चा की है कि किस प्रकार पति अपने दोस्त की बातों में, मित्र की बातों के बहकावे में आकर अपनी सीधी साधी पढ़ी लिखी पत्नी की बेइज्जती करता है, क्योंकि उसका दोस्त पहले दिन से ही उसे उल्टे सीधी बातें सिखाता है और वो बिना सोचे समझे उन बातों पर अमल करता है। चलिए पहले प्रसंग जानते हैं। ये जो गद्यांश अभी हमने पढ़ा, ये यशपाल द्वारा रचित कहानी करवा का व्रत से लिया गया है। इसमें हेमराज नामक पात्र के द्वारा कहानी के प्रमुख पात्र कन्हैया लाल को अपनी पत्नी के साथ सख्त व्यवहार रखने की सलाह दी जाती है। वह कन्हैया को औरत तथा बिल्ली को समान दृष्टि से देखने की सलाह देता है, ताकि उन्हें मुंह उठाने या खोलने का मौका ही ना मिले। और कहानीकार इस भावना को कैसे प्रस्तुत करता है, चलिए दोस्तों व्याख्या में जानते हैं। इसमें जो पति कन्हैया लाल है, उसका जो मित्र है हेमराज, जब उससे शादी से अगले दिन उससे मिलता है तो वो कहता है कि तुम्हें अपनी पत्नी को दबा कर रखना चाहिए। पहले दिन से ही अपनी औरत को पर यदि तुम उसे दबा कर नहीं रखोगे तो वो तुम पर हावी हो जाएगी। तुम ऐसा करना कि वो तुम्हारे सामने सिर ही ना उठा सके। उसका ये भी कहना है कि जो ये औरत और बिल्ली की जात एक जैसी होती है, इनमें जो भी आप इनके साथ पहले दिन व्यवहार करेंगे वही उन पर हावी रहेगा। उसके अनुसार, हेमराज की एक कटु दिमाग के अनुसार, बिल्ली जैसे ही घर में घुसे तो उसको डरा दो तो वो पुनः उस घर में आने की हिम्मत नहीं करती है। और इसी प्रकार उसका कहना है कि यदि तुम्हारी पत्नी तो वैसे भी पढ़ी लिखी है, इसलिए तो तुम्हें और अधिक सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके अनुसार पढ़ी लिखी स्त्रियां कुछ ज़्यादा ही नखरे दिखाती हैं, इसलिए उन पर पहले दिन से ही हावी होकर रहना ही अच्छा है। दोस्तों, इसमें गद्यांश में लेखक विशेष तौर पर कहते हैं कि लेखक ने समाज के भीतर स्त्री के प्रति पुरुष की मानसिकता का चित्रण किया इस गद्यांश के द्वारा, और नारी प्रताड़ना की और भावात्मक संकेत भी किया है। भाषा जो है वो सहज, सरल और विषय के अनुकूल है। चलिए दोस्तों, दूसरा गद्यांश पढ़ती हूँ। मार से लाजो को शारीरिक पीड़ा तो होती ही थी, पर उससे अधिक होती थी अपमान की पीड़ा। ऐसा होने पर वह कई दिन के लिए उदास हो जाती, घर का सब काम करती रहती, बुलाने पर उत्तर भी दे देती, इच्छा ना होने पर भी कन्हैया की इच्छा का विरोध ना करती, पर मन ही मन सोचती रहती, इससे तो अच्छा मैं मर जाऊं। और फिर समय पीड़ा को कम कर देता। जीवन था तो हंसते और खुश रहने की इच्छा भी फूट पड़ती थी और लाजो फिर हंसने लगती थी। दोस्तों, जब उसका पति, लाजो का पति कन्हैया लाल, अपने मित्र की बातों में आकर आए दिन अपनी पत्नी को बिना बात पे प्रताड़ित करता है, उसे मारता पीटता है, तो वो बहुत दुखी हो जाती है और कई बार वो सोचती थी कि मर जाऊं, लेकिन मरा नहीं जा सकता। फिर वो अपनी ज़िंदगी को फिर से उसी ठर्रे पर, उसी तरह से खुश होकर जीने की कोशिश करती थी। ये प्रसंग जानते हैं। इसमें कहानीकार ने लाजो के प्रति कन्हैया द्वारा शारीरिक यातना दिए जाने का चित्रण किया है। यहाँ लेखक कहना चाहता है कि हमारे समाज में लाजो जैसी स्त्रियों को मार खाकर भी पति की इच्छा के अनुसार ही आचरण करना पड़ता है, और इसी को जीवन की संज्ञा देते हुए कहानीकार भाग्यवाद का समर्थन करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं, व्याख्या में जानते हैं। अपने पति कन्हैया द्वारा आए दिन की मारपीट से लाजो को शारीरिक कष्ट तो होता ही था, साथ ही साथ उसे मानसिक कष्ट होता था, बहुत ज़्यादा उसे अपमान महसूस होता था। और जब एक बार उसको वो प्रताड़ित करता तो वो कई दिन तक दुखी रहती थी, लेकिन फिर वो दोबारा प्रताड़ित करता था, उदास रहती थी। लेकिन
क्या करे, वो तो आए दिन उसको प्रताड़ित करता था, इसलिए उसकी उदासी बनी रहती थी और वो घर के चुपचाप सभी काम भी करती थी, कन्हैया की हर बात भी मानती थी, वो जो कहता था जैसा चाहता था वैसा करती भी थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसका दुखी मन सोचता था कि इस अपमान भरे जो जीवन मैं जी रही हूँ, इस अपमानित जीवन से तो अच्छा मैं मर जाऊँ। लेकिन समय की आदत है कि वो निकलता जाता है और दुखों का दर्द होता है वो हल्का कर देता है और उसके मन में विचार उठते कि जीवन है तो हमें हंसी खुशी इसको जीना ही होगा। और फिर वो यही सोचकर अपने सारे दुखों को भुलाकर फिर से खुश होकर जीने की कोशिश करती थी। दोस्तों, विशेष क्या कहना चाहते हैं लेखक इसमें? लेखक ने लाजो के प्रति कन्हैया के निर्दयता पूर्ण व्यवहार द्वारा पुरुष समाज के अत्याचारों का इस गद्यांश के द्वारा खुलासा किया है कि कैसे पुरुष समाज नारी को दबा कर रखने में अपनी शान समझता है। पति द्वारा प्रताड़ित और अपमानित होने पर भी भारतीय नारी हमेशा अपने पति की इच्छा अनुसार ही जीती है। लेखक ने भारतीय नारी की सहनशीलता और समझौतावादी दृष्टिकोण का भी इस गद्यांश में वर्णन किया है और जो सहजता, सरलता और बोधगम्यता है वो भाषा की विशेषता है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हमने यशपाल जी द्वारा रचित करवा का व्रत कहानी के 2 गद्यांशों की व्याख्या पर चर्चा की। इसके आगे के गद्यांशों पर हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। पर दोस्तों, उनको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्यायों में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। दोस्तों, आपके मन में हिंदी भाषा से संबंधित जो भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।